हम चार दोस्त मयंक, आरव, दीपक और मैं राज एक लंबी ट्रिप पर निकले थे। दिल्ली से निकलकर हमने कसौली जाने का प्लान बनाया था। पूरा रास्ता हंसी मजाक, म्यूजिक और खाने पीने में निकल गया। कसौली पहुंचकर हमने एक पुराना गेस्ट हाउस बुक किया था जो शहर से थोड़ा दूर था, जंगल के बिल्कुल किनारे पर। गेस्ट हाउस के केयर टेकर ने हमें आते ही एक बात कही, कोशिश करना कि रात को 12 बजे के बाद कमरे से बाहर न निकलो, खासकर पीछे वाले जंगल की तरफ तो बिल्कुल नहीं। हम सब हंस पड़े, लगा जैसे कोई लोकल डराने वाली कहानी सुना रहा हो। पर उस रात जो हुआ उसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के करीब 12:30 पर दीपक ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन गेस्ट हाउस के अंदर का बाथरूम बंद था, तो वह पीछे जंगल की तरफ बने पुराने टॉयलेट की ओर चला गया। उसके जाने के 15 मिनट बाद भी जब वह नहीं लौटा तो हम सब चिंतित हो गए। मयंक और मैं उसे ढूंढने निकले। टॉर्च जलाकर जैसे ही हम जंगल के उस हिस्से में पहुंचे तो हमें किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई, किसी औरत की हंसी जो अंदर तक कंपी भर दे। आवाज उस पुराने पेड़ के पास से आ रही थी जहां दीपक गया था। जैसे ही हम पास पहुंचे तो देखा दीपक जमीन पर बेसुध पड़ा था और उसके ऊपर एक काली छाया झुकी हुई थी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा किसी इंसान का नहीं लग रहा था। हम चीख पड़े। हम दोनों, मैं और मयंक, डर के मारे जम से गए। वो काली छाया एक पल के लिए हमारी ओर मुड़ी। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसने धीमी आवाज में कुछ बोला जो किसी मंत्र जैसा लग रहा था। तभी हमारे पीछे आरव भी आ गया और जोर से चिल्लाया, दीपक। उसकी आवाज सुनते ही वो छाया एक भयानक चीख मारकर गायब हो गई, जैसे धुएं में बदलकर हवा में उड़ गई हो। हम दौड़कर दीपक के पास पहुंचे। उसकी नब्ज धीमी थी पर वो जिंदा था। हमने उसे उठाकर जैसे तैसे कमरे में लिटाया। रात भर दीपक बड़बड़ाता रहा, वो आ रही है, वो मेरे अंदर घुस गई है। हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। सुबह होते ही केयर टेकर आया और हमें देखकर चौंक गया। उसने दीपक को देखा और कहा, मैंने मना किया था ना, उस जंगल में नीलिमा की आत्मा भटकती है। वो इस गेस्ट हाउस की मालकिन थी। उसके पति ने उसे इसी जंगल में जलाकर मार डाला था। वो आज भी इंतजार कर रही है अपने पिया के लिए। हम हक्के बक्के रह गए। केयर टेकर बोला कि अगर दीपक को बचाना है तो एक पुराना तांत्रिक है जो पास के गांव में रहता है, बाबा श्यामदास। उसी के पास एक तरीका है इस आत्मा को रोकने का। हमने दीपक को कार में डाला और तुरंत उस गांव की ओर निकले। रास्ते भर दीपक चीखता रहा। उसकी आवाज कभी औरत जैसी हो जाती, कभी बच्चे जैसी। वो खुद को नाखूनों से नोच रहा था। गांव पहुंचते ही बाबा श्यामदास ने दीपक को देखा और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, पर एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं। अगर ये भी नाकाम रही तो नीलिमा इस शरीर को हमेशा के लिए अपना बना लेगी। बाबा श्यामदास ने दीपक को एक पुराने मंदिर में ले जाकर जमीन पर लेटा दिया। मंदिर सुनसान था। चारों ओर दिए जलाए गए और हवा में धूप चंदन की महक के साथ एक अजीब सी सड़ांध भी थी। बाबा ने कहा, ये आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती, ये शरीर में बसना चाहती है। और इसके पीछे सिर्फ प्यार नहीं, कुछ और भी है। बहुत पुराना पाप जुड़ा है इससे। हम सब एक किनारे बैठे कांपते हुए देख रहे थे। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया और आग के चारों ओर दीपक को घुमा घुमाकर तंत्र क्रिया की। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए,
दीपक की चीखें भी तेज होती गईं। अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसने औरत की आवाज में बोलना शुरू किया, मुझे मत निकालो, मैंने इसे चुना है, अब ये मेरा है। बाबा ने जोर से त्रिशूल उठाकर जमीन पर पटका, नीलिमा, तेरा बदला पूरा हो चुका, अब लौट जा। तभी मंदिर की दीवार पर खून से कुछ उभरने लगा। अभी एक बाकी है। हम सब हैरान हो गए, कौन बाकी है? बाबा समझ गया, इस आत्मा का एक और मकसद है। दीपक तो सिर्फ माध्यम है, ये किसी पांचवें इंसान को ढूंढ रही है जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। और तभी सच्चाई खुली। बाबा ने अचानक मयंक की ओर देखा और चिल्लाया, तू ही है वो पांचवा। तू था वो आदमी जिसने नीलिमा के पति को उस काले जादू के लिए उकसाया था। तूने ही उस औरत की हत्या में हिस्सा लिया था। हम सब चौंक गए। मयंक कुछ कह पाता उससे पहले ही दीपक या अब नीलिमा जोर से चिल्लाया, मयंक, अब तू मुझसे नहीं बच सकता। मंदिर की आग तेज हो गई और एक काली आंधी वहां चलने लगी। बाबा ने तुरंत मयंक को त्रिशूल से घेर लिया, पर नीलिमा की आत्मा हवा में उड़ी और सीधा मयंक के शरीर में घुस गई। मंदिर थरथराने लगा। दीपक बेहोश होकर गिर पड़ा, पर मयंक की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। अब मयंक नीलिमा के कब्जे में था। बाबा ने हमसे कहा, अब ये आत्मा और भी ताकतवर हो चुकी है। इस शरीर में रहकर वो अपने बाकी दुश्मनों को खोजेगी और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। हम सब दीपक को लेकर वहां से निकल आए, लेकिन मयंक, वो आज तक लापता है और कसौली के उस पुराने गेस्ट हाउस से अब भी आधी रात को किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। उस घटना के बाद 6 महीने बीत गए। दीपक ठीक हो गया था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। दिन भर चुपचाप बैठा रहता और रात में कभी कभी नींद में चलने लगता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे फिर से उसी जगह बुला रही हो। मैं दिल्ली लौट चुका था, लेकिन एक रात दीपक का मैसेज आया, वो वापस आ गई है और इस बार उसके साथ कोई और है। मैं घबरा गया। अगली ही सुबह मैं कसौली के लिए निकल पड़ा। गेस्ट हाउस अब बंद हो चुका था, लेकिन पास के गांव में एक नई अफवाह फैल रही थी। रात में एक औरत और एक आदमी को जंगल में घूमते देखा गया है। दोनों की आंखें लाल होती हैं और उनके साथ चलते हैं सैकड़ों काले कुत्ते। मैंने बाबा श्यामदास को ढूंढा, लेकिन पता चला कि वो भी एक रात अचानक गायब हो गया। बस एक आखिरी नोट मिला, नीलिमा अब सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, वो किसी काल विनाशिनी शक्ति से जुड़ चुकी है। मयंक उसके माध्यम से उस शक्ति को मुक्त करना चाहता है, और अगर वो सफल हो गया तो सिर्फ कसौली नहीं, पूरा उत्तर भारत श्रापित हो जाएगा। मैंने अब मदद ली एक रहस्यमय लड़की की, मायरा, जो एक मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी, लेकिन असल में तांत्रिक परिवार से थी। वो आत्माओं को पढ़ सकती थी और उनके इरादों को समझ सकती थी। मायरा ने बताया, नीलिमा के अंदर अब जो शक्ति है वो एक प्राचीन राक्षसी आत्मा काल विनाशक की है, और मयंक उस आत्मा का पुनर्जन्म है। हमने तय किया कि हम उस गेस्ट हाउस में आखिरी बार जाएंगे, लेकिन इस बार लड़ने के लिए, खत्म करने के लिए। हम आधी रात को पहुंचे। दीपक फिर से खोया हुआ था और उस पर आत्मा का असर लौट चुका था। गेस्ट हाउस पूरी तरह वीरान था, लेकिन अंदर अब भी कुछ जिंदा था। दीवारों पर ताजे खून के निशान थे और एक कमरे में किसी ने स्वागत है मायरा लिखा था। तभी जमीन फटी और सामने आया मयंक। उसके साथ थी नीलिमा, अब पूरी तरह राक्षसी रूप में।
उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें खून से लाल और जुबान सांप जैसी लंबी। मयंक बोला, तुम सबने उसे जलाया, उसे तड़पाया, अब हम तुम्हें जलाएंगे धीरे धीरे। गेस्ट हाउस के अंदर तांत्रिक युद्ध शुरू हो चुका था। मायरा ने अपने मंत्रों से एक रक्षा चक्र बना लिया था जिसमें हम सब खड़े थे। मयंक और नीलिमा चक्र के बाहर थे, लेकिन वो अब इंसान नहीं रहे। उनके शरीर से धुआं निकल रहा था और उनकी आंखें अब अंधेरे की आग जैसी जल रही थीं। नीलिमा ने अपनी हथेली हवा में उठाई और अचानक कमरे की सारी दीवारें गायब हो गईं। हम सीधे एक भूतिया जंगल में खड़े थे जहां पेड़ उल्टे लटक रहे थे और जमीन धड़क रही थी जैसे किसी दैत्य का दिल हो। मायरा चिल्लाई, अब बस एक ही रास्ता है, आत्मा को उसकी मौत की सच्चाई का सामना कराओ। मायरा ने मंत्रों से नीलिमा के सामने उसका अतीत ला दिया। हमने देखा नीलिमा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, बल्कि एक गर्भवती महिला थी। मयंक और उसके दोस्तों ने काले जादू के नाम पर उसे और उसके पति को धोखा दिया। उसका पति बलि में मारा गया और नीलिमा को जिंदा जला दिया गया, उस बच्चे समेत जो उसके पेट में था। नीलिमा की आत्मा रोने लगी, उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। लेकिन मयंक अब भी पत्थर बना खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। तभी मायरा ने दीपक से कहा, तुम्हारा शरीर वो दरवाजा है जिससे ये आत्मा गई थी। अब अगर वो दरवाजा खुद बंद कर दो तो काल विनाशक कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। दीपक चुप रहा, फिर मुस्कुराया, अब समय आ गया है। दीपक ने आग में छलांग लगा दी और अपने साथ नीलिमा की आत्मा को भी खींच लिया। नीलिमा चीखी, नहीं, मेरा बदला अभी अधूरा है। लेकिन आग ने दोनों को निगल लिया। जंगल हिलने लगा। एक भीषण गूंज के साथ काल विनाशक की आत्मा वापस उस बंद खोह में जा रही थी जहां से उसे मुक्त किया गया था। मयंक जमीन पर गिर गया बेहोश। मायरा ने उसकी नब्ज देखी। वो अब बस एक आम इंसान है, आत्मा निकल चुकी है। हम सब बच गए। दीपक नहीं रहा, लेकिन उसने वो कर दिखाया कोई और नहीं कर सकता था। कुछ महीने बाद मायरा अपने कॉलेज लौटी और मुझे एक चिट्ठी भेजी, कभी अगर हिमाचल की किसी ऊंची चोटी पर जाना और वहां कोई औरत लोरी गा रही हो तो समझ जाना वो नीलिमा नहीं, उसका वो बच्चा है जो अब भी मां की तलाश में है।